हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th कंपलसरी इंग्लिश चैप्टर 3 डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज, जिसे कि लिखा है एल्बर्ट रिज विलियम्स ने, जिनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1883 को और मृत्यु हुई 27 फरवरी 1962 को। अमेरिकन जर्नलिस्ट, लेबर ऑर्गेनाइजर और पब्लिसिस्ट थे। इस चैप्टर के अंदर वो टूटनखामुन नामक इजिप्शियन किंग की मृत्यु, मम्मी, उसके टॉम्ब के एक्सप्लोरेशन आदि को डिस्कस कर रहे हैं। जो टाइम का फ्लैशबैक फ्लैश फॉरवर्ड है वो बहुत ज्यादा है स्टोरी के अंदर। कभी बात 1922 की जाती है, कभी 2005 की, कभी 1968 की। तो ये सारे ईयर्स आपको याद रखने हैं। 1922 में टूट के टॉम्ब को खोजा गया था कार्टर के द्वारा, ये ध्यान रखेगा। 2005 में पहली बार टूट की बॉडी का सीटी स्कैन हुआ था और 1968 में जही हवास, इजिप्ट की जो सुप्रीम काउंसिल है, एंटीक्विटी जनरल थे जही हवास, उन्होंने जो कमेंट्स किए थे उन सबको कवर करके पूरी की पूरी कहानी हमारे सामने टूट की प्रस्तुत की गई है। साथ ही साथ में वो इंसिडेंट उस समय में क्या क्या हुआ, किस तरीके से टूट की बॉडी को निकाला गया और क्या क्या विश्लेषण उसकी बॉडी पर हुए, इन सबको इस स्टोरी के अंदर, इस ऐसे के अंदर डिस्कस किया गया है। तो देखते हैं। टूट जो था इजिप्ट का यंगेस्ट फेरो था। उसके पिरामिड का एक्सप्लोरेशन इस स्टोरी के अंदर हमें बताया गया है। साइंस के एडवांसमेंट की बात की जा रही है और सिटी स्कैन की नॉलेज के जरिए किस तरीके से दुनिया के रहस्यों को खोलने में मदद मिली है, इस बात पर भी इशारा किया गया है। टूट की टीन एज में मृत्यु हुई थी। उसके वंश का वो अंतिम उत्तराधिकारी था। 1922 में उसके टॉम्ब को खोजा गया। तब से ही लेकर के आज तक उसकी मृत्यु को लेकर के अलग अलग विश्लेषण चल रहे हैं। ये भावना तीव्र मानी गई थी कि उसका मर्डर किया गया था। 2005 में लगभग 80 साल बाद पहली बार उसे कब्र से निकाल करके सीटी स्कैन मशीन में डाला गया था ताकि उसकी लाइफ और डेथ की थोड़ी जानकारी मिल सके। प्रेसाइज डाटा पाने की कोशिश की गई थी जिनसे कि फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन एक्यूरेटली हो सके। ये किया गया था 2005 में। जब उसे उसकी कब्र से निकाला गया तो बड़ा अजीबोगरीब माहौल हो गया था। तेज तेज हवाएं चलने लगी थी। इजिप्शियन सिमेट्री द वैली ऑफ किंग्स में, जहां उसकी कब्र थी, पूरा दिन खतरनाक मौसम रहा था। 2005 6 PM 5 जनवरी को इस मोस्ट फेमस मम्मी को सीटी स्कैनर में डाला गया। ये किंग लगभग 3300 साल से भी ज्यादा समय पहले मर गया था। तो हम यहीं पर समझ सकते हैं कि इतनी पुरानी मम्मी को भी सीटी स्कैन करके उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की गई थी। जब टूट को उसकी कब्र से बाहर निकाला गया तो कई टूरिस्ट अराउंड द वर्ल्ड इस टॉम्ब को एक्सप्लोर करने के लिए आए। 26 फीट अंडरग्राउंड थी ये टॉम्ब। म्यूरल्स और टिट का जो गिल्डेड फेस था वो उन्हें अट्रैक्ट कर रहा था। कुछ लोग टूट की अनटाइमली डेथ पर विचार कर रहे थे और कुछ के मन में ये डर भी था कि कहीं इस राजा को डिस्टर्ब करने का कर्ज उन्हें ना भुगतना पड़ जाए। यहाँ से थोड़ा चेंज आ जाता है। इजिप्ट की जो सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटी है, उसके जनरल थे जही हवास। उन्होंने ये कमेंट किया था कि कार्टर ने 1920 में जो भी इस मम्मी के साथ किया उसके कारण मम्मी बहुत बेड कंडीशन में आ गई थी। इसके बाद हमें पहले कार्टर के बारे में जानकारी दी गई है, जिन्होंने कि 1922 में टूट की टॉम्ब को खोजा था। हॉवर्ड कार्टर वो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में टूट का टॉम्ब डिस्कवर किया था। टूट के टॉम्ब को रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन माना जाता है जो कि कभी भी खोजा गया। टूट की आफ्टर लाइफ में उसे जिन जिन चीजों की जरूरत होती वो सब उसके साथ बरी की गई थी, जैसे बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर, लाइनन के अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ये सब कुछ उसकी कब्र के साथ थे। उसके फ्यूनरेरी ट्रेजर को रिकॉर्ड करने के बाद कार्टर ने वहां जो 3 कॉफिन्स थे उनको एनालाइज करना शुरू किया था। फर्स्ट के अंदर एक श्राउड निकली जो कि माला, विलो, ऑलिव लीव्स, सिलेरी, लोटस पेटल्स, कॉर्न फ्लावर्स, इनसे सजी हुई थी, जो इस बात का प्रमाण थे कि बरियल मार्च या अप्रैल में हुआ होगा। जब वह मम्मी तक पहुंचा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि उसकी मम्मी को, कि टूट की मम्मी को रेजिन से गोल्ड कफिन में सीमेंट किया गया था और उसे निकालना आसान नहीं था। क्या करा जाए समझ में नहीं आ रहा है। ये बात कार्टर ने अपने
रिकॉर्डिंग्स में डाली थी। कॉफिन को सनरेज में रखा गया ताकि रेजिन ढीला पड़ सके। 149 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था उस दिन का, परंतु इसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद कार्टर ने निर्णय किया कि छेनी हथौड़ी का उपयोग करके लिम्ब बाय लिम्ब टुट की बॉडी को निकाला जाएगा। कार्टर के पास अब कोई चॉइस थी भी नहीं। उसने लिम्ब टू लिम्ब मम्मी को फ्री करने का निर्णय कर लिया। टुट के टाइम में जो रॉयल्स हुआ करते थे, उनका यह विश्वास था कि वो अपने साथ संपत्ति भी अपनी दूसरी दुनिया में लेकर के जा सकते थे। टुट के टॉम्ब में भी कई प्रीशियस सामान थे, जैसे प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस, ब्रेसलेट, रिंग, एम्यूलेट्स, सेरेमोनियल एप्रॉन, सैंडल्स, शीट फॉर फिंगर्स एंड टॉयज। इनर कॉफिन एंड मास्क भी प्योर गोल्ड का था। ये सब कुछ उसके कॉफिन के साथ रखा हुआ था उसके टॉम्ब में। टुट को इन एडोनमेंट से अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों को हेड और अदर जॉइंट्स भी रिमूव करने पड़े थे। जब काम पूरा हो गया तो उन सबको रीअसेंबल करके एक वुडन बॉक्स में, जिस अवस्था में आज 2005 में टुट मिला है, ये वही वुडन बॉक्स वाली अवस्था है। यानी कि 1922 में उसके अंगों को अलग करके जो भी एनालिसिस करना था वो सब किया गया। जो भी एडोनमेंट्स थे उसके उनसे उसे अलग कर दिया गया था और बाद में एक वुडन बॉक्स में उसकी बॉडी को रख करके फिर से उसके पिरामिड के अंदर डाल दिया गया था। आज टुट इसी अवस्था में आराम कर रहा था 2005 में, जबकि उसे वापस से निकाला गया। आर्कियोलॉजी में भी इस समय के दौरान कई परिवर्तन आए। आते हुए सालों के साथ अधिक सोफिस्टिकेटेड टूल्स का उपयोग होने लगा है। मेडिकल टेक्नोलॉजी भी बहुत परिवर्तन हो गई है 1922 के बाद। परंतु 1968 में एक घटना और घटी। 1968 में कार्टर की डिस्कवरी के लगभग 40 से भी ज्यादा साल बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने उस मम्मी को एक्सरे किया और ये पाया कि ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स उसमें नहीं है, मिस है। आज के समय में कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन के द्वारा हजारों एक्सरे किरणों से बॉडी का विश्लेषण होता है। तो क्या इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता था कि वो कैसे मरा और मृत्यु के समय उसकी उम्र क्या थी? अभी कई बातें अस्पष्ट है। टुट की हिस्ट्री की बात करें तो टुट के दादा या एमेनहोटेप III थे। उन्होंने 40 साल तक शासन किया। उनके पुत्र एमेनहोटेप IV ने एंशियंट इजिप्ट में कई अजीबोगरीब निर्णय लिए थे। उसने अपना नाम एखेनेटन, सर्वेंट ऑफ एटन कर लिया था। उसने थीब्स के स्थान पर टेटन, अमारना में रिलीजियस कैपिटल को निर्धारित किया था। आमोन नामक गॉड जिनके टेम्पल्स और प्रतिमाएं भी इसने नष्ट करवा दी थी एमेनहोटेप IV ने। ये ध्यान रखिएगा। रे जॉनसन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि एखनेटन के तरीके बड़े अजीबोगरीब थे। वो परिवार जिसने कई वर्षों तक राज किया था, अंत की ओर जा रहा था। उसके कारण एखनेटन की डेथ के बाद इसमेन खरे शॉर्ट टाइम के लिए शासक बना, परंतु उसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। फिर यंग टूटन खातेन किंग बना। उसने अपना नाम चेंज करके टूटन खामू किया। लिविंग इमेज ऑफ आमून, जिसका मतलब क्या है? लिविंग इमेज ऑफ आमून। ये वर्ड्स, ये ईयर्स क्या पर्टिकुलरली ध्यान रखेगा कि 1922 में कब्र को खोजा गया था। 2005 को कब्र से पहली बार निकाला गया था 5 जनवरी के दिन सीटी स्कैन के लिए, और 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने एक्सरे किया था इस मम्मी का। टुट ने पूरे 9 साल तक शासन किया था और अनएक्सपेक्टेडली उसकी फिर डेथ हो गई थी। टुट इजिप्ट की हजारों ममीज में से एक है। इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट ने 2003 में एक इन्वेंट्री शुरू की और इसके अंतर्गत 600 से भी ज्यादा ममीज को रिकॉर्ड किया गया है और अभी भी ये काउंटिंग जारी है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस ने एक पोर्टेबल सीटी स्कैन मशीन डोनेट की है यहाँ पर, और टुट फर्स्ट मम्मी थी जिसे कि स्कैन किया गया था। ये भी पर्टिकुलरली ध्यान दीजिएगा कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस ने यहाँ पर एक पोर्टेबल सीटी स्कैन मशीन डोनेट की थी और टुट वो पहली मम्मी थी जिसको कि सीटी स्कैन में डाला गया था। सीटी स्कैन मशीन 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस को क्रॉस सेक्शन में क्रियान्वित करती है और फिर स्कैन होता है। स्कैन की नाइट वर्कमैन टुट को जब उसकी कब्र से लेकर के आए तो बहुत ज्यादा धूल उड़ रही थी और तूफानी हवाएं चल रही थी, और यही धूल
कूलर फैन में भी प्रवेश कर गई थी, जिससे मशीन बंद हो गई। एक वर्कमैन तो इतना ज्यादा नर्वस हो गया था कि वो बोला, कर्स ऑफ द फेरो, यानी कि किंग का श्राप मिलने वाला है। परंतु थोड़ी देर बाद 2 और कूलर फैंस लाए गए और मशीन ने ठीक से वर्क कर दिया। सब्स्टिट्यूट फैंस से काम बना, स्कैन हो गया, कोई भी डाटा लॉस नहीं हुआ था। वर्कमैन ने फिर टुट को टॉम्ब में रख दिया, वहीं जहां उसके फ्यूनरल के बाद उसे लेटाया गया था, और फिर सब शांति थी। यानी कि पहली बार सीटी स्कैन हुआ 2005 में। जही हवास, जो कि सारे ऑपरेशन को हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे, उन्हें इस बात की खुशी थी कि जब सीटी स्कैन किया गया तो ये मम्मी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था और वो अपनी पूर्ण अवस्था में थी, यानी कि कोई भी अंग, कोई भी बोन, कुछ भी मिसिंग नहीं था। जही हवास ने यह कमेंट किया रिलैक्स मोड में कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, अब मैं आराम से सो सकूंगा। इसके बाद जब टुट को उसकी कब्र में वापस लेटा दिया गया तो ये भयानक हवाएं शांत हो चुकी थी। टुट के टॉम्ब के बाहर एक ओरियन गॉड की स्टेचू थी, जो कि गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ है। यहाँ पर हमारा ये ऐसे कंप्लीट होता है और टुट के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है। मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के रास्ते में एडवांसमेंट जो हमने प्राप्त किया है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और ये इस बात को साबित करता है कि साइंस ने हमें काफी जानकारी दी है मनुष्य के हिस्टोरिक पास्ट को जानने में। इस चैप्टर का मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और वीडियो को भी शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।